हेलो फ्रेंड्स, आई एम कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग देखे थे ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में बेसिकली हम लोग देखे थे कि ब्लड का कार्य क्या है। उसके बाद से इसमें से आरबीसी के बारे में पढ़े थे, ब्लड को डिवाइड किए थे, उसके ठोस अवस्था को पढ़े थे, उसके तरल अवस्था को देखे थे। तो हम लोग जो ठोस अवस्था में पढ़ रहे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उसमें हम लोग बेसिकली आरबीसी का अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य, विस्तार और इससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी अगर पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी का फुल नाम जान लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल। कहीं कहीं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स लिखता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको अगर कहा जाए तो ल्यूकोसाइड व्हाइट ब्लड को ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका निर्माण। पीत या अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थिमज्जा के बारे में बताए थे। ठीक है, कल हम लोग इसको बोन मैरो कहते हैं। इसका कलर हल्का पीला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसकी खोज किसने किया था? तो ये देख लीजिए, एंड्रल एडिसन ने इसकी खोज किया था। किसका? डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, इसके जीवन काल के बारे में अगर बात करेंगे तो आरबीसी के जीवन काल के बारे में हम बताए थे कि उसका जीवन काल 1 से 20 दिन तक का होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? उसकी पीलिया में। ठीक है, इसीलिए आरबीसी के कब्र किसे कहा जाता है? पीलिया को। ठीक है, आते हैं इस पे। तो इसके जीवन काल देखिए, इसके जीवन काल में थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि कहीं कहीं 2 से 4 दिन देता है, कहीं कहीं 13 से 20 दिन तक का इसका जीवन काल दे देता है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन में है वो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसका माना जाता है कि 2 से 4 दिन वाला ही आंसर इसका राइट है। ठीक है, बाकी हम दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। एक और चीज इसमें ये है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग को डाउट ना हो। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, किसमें? डब्ल्यूबीसी में। देखिए, इसके अलग अलग नामों से और हम जानते हैं, जैसे ल्यूकोसाइड जानते हैं, वैसे और भी ऐसे यूनिक नाम है जो हम लोग के एग्जाम में ऐसे नाम देकर पूछता है। या ठीक है, तो इसको जानेंगे। देखिए, इसको लड़ाकू कोशिका कहा जाता है, भक्षक कोशिका कहा जाता है, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, रक्षक कोशिका भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसका भी रीजन है। डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो बेसिकली हमको क्या करता है? डिजीज जो होता है उससे फाइट करता है। बाहर के जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्या करता है? लड़ता है। हमें ये क्या करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का यही कार्य है, शरीर को प्रोटेक्शन करना। ठीक है, इसीलिए इस सब का नाम ये इस नामों से हम लोग जानते हैं। आगे समझ में? बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसकी आकार की अगर बात करें तो आरबीसी के भी आकार बताए थे कि उसका एक निश्चित होता है, उसका सर्किल जैसा आकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो अनियमित होता है। कभी कभी ऐसे रहेगा, कभी कभी ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, कभी कभी ऐसे ऐसे करके भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आकार अगर पूछे तो इसका आकार अनियमित होता है। और इसके मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो अमीबा के आकार जैसा इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको मिटा देंगे। आगे चलते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को अगर डिफाइन करेंगे तो इसको दो प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी। किस माध्यम पे? केंद्रक के माध्यम, केंद्रक के हिसाब से हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो कैसे? इसमें तो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही केंद्रक पाया जाता है।
इसका कुछ भाग है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, कुछ इसका ऐसे भाग है जिसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है कणिकाएं, एक होता है अपणिकाएं। ठीक है, तो अपणिकाएं उनको बोलते हैं जिसमें एक केंद्रक होता है, और कणिकाएं उनको बोलते हैं जिसमें एक से अधिक, एक प्लस हम लिख दिए हैं, यानी एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो जिस एक से अधिक केंद्रक पाए जाने वाले तीन प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और जिसमें एक प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। तो जो एक केंद्रक से अधिक पाए जाते हैं वो तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं देख लीजिए आप। एक होता है एस्मोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स। ठीक है, और देखिए जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आरबीसी का आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, उसका भी आकार के बारे में हम डिस्कस किए थे इसके पिछले वाले वीडियोज में। तो उसमें हम बताए थे कि सबसे बड़ा आकार का होता है वो होता है ये डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। इससे छोटा कौन होता है आरबीसी, आरबीसी। इससे छोटा कौन होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए थे कल। तो अब बताइए डब्ल्यूबीसी जब बड़े आकार का होता है तो इसमें भी तो पार्ट हो गया, पांच प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। तो इसमें अब सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि मोनोसाइट का आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा रक्त कणिकाएं है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है ना ये सबसे छोटा है, यानी डब्ल्यूबीसी जो है ना, डब्ल्यूबीसी का ये प्रकार है, लेकिन आरबीसी प्लेटलेट से भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है और मोनोसाइट सबसे बड़ा है। देखिए कुछ फैक्ट है इसमें और जान लेते हैं। देखिए एस्नोफिल्स प्लस बेसोफिल्स ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। अभी हम बताए कि इम्यूनिटी हम डब्ल्यूबीसी का काम ये है कि शरीर बॉडीज को इम्यूनिटी प्रदान करना, यानी बाहरी जितने भी वायरस बैक्टीरियाज है उनसे फाइट करता है। ठीक है, तो फाइट करता है तो इम्यूनिटी हम लोग को प्रदान करता है। तो ये दोनों मिलके केवल हमको निर्जीव से इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, निर्जीव से, ऐसा नहीं कि देखिए जो ये जीवाणु होता है, ये जो विषाणु होता है ना वायरस, ये निर्जीव और सजीव जगत के बीच की कड़ी माना जाता है इसको। नहीं ये निर्जीव है नहीं ये सजीव है। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली ये निर्जीव से इम्यूनिटी प्रदान करता है, और एक न्यूट्रोफिल्स है जो हमें क्या करता है सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें अगर सजीव का अगर माने तो अभी हम बताए थे कि वायरस एक सजीव और निर्जीव जगत की कड़ी माना जाता है, यानी नहीं ये सजीव है नहीं ये निर्जीव है। अगर ये एक जीवित कोशिका में अगर प्रवेश कर जाए तो ये जीवित हो जाता है, और निर्जीव ऐसे में ये निर्जीव रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नहीं सजीव और नहीं निर्जीव मानते हैं। तो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स सजीव से तो इम्यूनिटी प्रदान करता है लेकिन वायरस से इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा, ये वायरस को छोड़कर इम्यूनिटी प्रदान करता है किससे, सजीव से। ठीक है, तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स बेसिकली हमारे जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। तो ठीक है, तो चलिए प्लेटलेट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखे थे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और अब देखेंगे हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में, यानी बिम्बाणु के बारे में। ठीक है, तो देखिए बिम्बाणु का काम क्या होता है, ये दरअसल हमारे जो ब्लड्स हैं ना वो ब्लड को थक्का जमाने में कार्य करते हैं। ठीक है, और इसके कार्य हैं, इसको डिटेल्स में जानने के लिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिम्बाणु। ठीक है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोफिल नाम एक क्या होता है, एक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है, जो जीवन काल होता है, ये होता है 8 से 10 दिन का। और इसकी जो आकार होता है, जैसे हम डब्ल्यूबीसी आरबीसी के आकार के बारे में बात किए थे कि आरबीसी का एक नियमित आकार होता है, वो गोल शेप में होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी का कोई नियमित आकार नहीं होता है।
इसी प्रकार से हमारे जो प्लेटलेट्स होता है उसका भी कोई नियमित आकार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए अनियमित शेप होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, जब हम लोग का हाथ कहीं कट लग जाती है या सर फट जाता है तो उसमें से ऐसा कुछ अगर नहीं पाया जाता तो हमारे तो ब्लड निकलते रहते, तो इससे इंसान की क्या हो जाती, डेथ भी हो सकती थी। तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ये आखिर क्यों होता है। तो देखिए एक होता है हिपेरिन और एक होता है फाइब्रिनोजन, तो दोनों का कार्य अलग अलग है। देखिए हिपेरिन वो है जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उनको जमने से रोकता है। अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर तो ब्लड रनिंग करता है, तो अगर शरीर के अंदर ही ब्लड जमना स्टार्ट कर गया तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ऐसा कि जो ब्लड को न जमने दे। तो इसीलिए हिपेरिन एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, हमारे ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। और फाइब्रिनोजन है जो बाहर की जो खून है, जैसे में यहाँ पे कट लग गया और बाहर ब्लड है तो उसको जमने नहीं देता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना कार्य है। आगे समझते हैं। थ्रोम्बिन हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा हाथ कट गया, ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है, हिपेरिन है, तो हिपेरिन तो खून को जमने से रोकता है, यहाँ पे रोकता है ना जी शरीर के अंदर, तो ये तो जमने से रोकेगा। तो यही थ्रोम्बिन जो होता है ना, जो प्लेटलेट्स में पाया जाता है, लिम्फाणु में पाया जाता है, ये हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब क्यों करता है, अंदर भी तो कर सकता था लेकिन अंदर नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि ये बाहर के जैसे में हवा यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, मिलकर और क्या करता है, इसको डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो डीएक्टिवेट करता है तो हमारे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिससे रक्त आना बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए थ्रोम्बिन और हिपेरिन मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन का मतलब एक रेशा टाइप का बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो बिम्बाणु है ना, ये आकर फंस जाते हैं और फंस जाते हैं, जिससे हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायता होती है। ठीक है, विटामिन के के भी बारे में बताया था। जब हम विटामिन वाले चैप्टर्स को देखे थे तो इसमें बताया था विटामिन के है जो ब्लड को जमाने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन कौन है, विटामिन के। तो यहाँ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए रक्त बैंक में जब हमारे ब्लड बैंक होता है तो उसमें रक्त को ऐसे लेकर जमा किया जाता है ना, पहले से ही सारे ब्लड को ऐसे रखा जाता है जहाँ पे रक्तदान शिविर वगैरह लगा रहता है। तो उसमें ब्लड को क्या किया जाता है, पैक करके और फ्रिज में रख दिया जाता है। तो रखने पे बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम ब्लड निकालें बॉडी से बाहर तो वो जम जाए, तो उसको न जमने के लिए इसमें देखिए क्या मिला है, सोडियम ऑक्जेलेट प्लस कैल्शियम सिट्रेट मिलाया जाता है ताकि वो ब्लड को जमने से रोके। आगे सुनते हैं। देखिए ब्लड से बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में पूछता है, तो ब्लड से एक डिजीज है अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। तो ये कौन सा है, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी अगर कहीं पे कट जाएगा तो ब्लड गिरते रहेगा, यानी उसका क्लॉटिंग एकदम न के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, ब्लड से रिलेटेड है। ऑपरेशन के दौरान जब हम लोग का कोई ऑपरेशन होता है किसी भी चीज का, तो उसमें हम लोग हिपेरिन का एक इंजेक्शन लगता है। हिपेरिन का इंजेक्शन क्यों लगता है, हिपेरिन क्या करता है, वो शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जैसे हम अगर वहाँ पे अगर कॉट लगाएंगे तो ऑक्सीजन से मिलकर क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन है तो ब्लड को क्लॉटिंग करेगा ना, तो शरीर के अंदर जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ऐसे इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए इस हिपेरिन का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि ब्लड जमे नहीं। ठीक है, तो ब्लड में इतने हम लोग देखे हैं, प्लेटलेट्स देखे हैं, आरबीसी देखे हैं, डब्ल्यूबीसी देखे हैं, ब्लड का कार्य देखे हैं, और इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है, जो भी क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, वो सारी चीज देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।